नमस्कार, सलाम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंग्लिश मास्टरी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, आप लोगों का इंग्लिश टीचर। आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। आज इस चैप्टर का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आए, तो आप हमारे चैनल पर जाएँ और सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स वाले वीडियो को पहले देखें और तब फिर से दोबारा इस फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वाले चैप्टर को देखें, वीडियो को देखें। तो आपका जो भी डाउट्स है सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करें और कंप्लीट वीडियो आप देखें और तब अपने कमेंट्स को हमें ज़रूर दें, ताकि हमें भी ये पता चले कि जो भी हमारा वर्क है, जो हमारा मेहनत है, बाकी आप लोगों को काम कर रहा है और आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रहा है अपने पढ़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। आज इस वीडियो में हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक मैंने आपको सामने लिख करके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड फाइनल समरी। यह 7 जो ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि डिटेल में आपको फ्रेज और क्लॉज का नॉलेज दे देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेजेस, फ्रेजेस का डेफिनेशन क्या होता है? The phrase is a group of words that work together as a unit but do not contain both a subject and a verb. Since it lacks either a subject, a verb, or both, a phrase cannot stand alone as a complete sentence. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेज क्या होता है? शब्दों का वह समूह होता है जो एक साथ काम करता है, एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं रहते हैं। चूंकि ये इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं रहते हैं, तो फ्रेज जो है अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है, एक कंप्लीट वाक्य नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है इन द पार्क मोर इजिली देन आई हैड थॉट टू वॉच द स्नेक ईटीसी। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आप ध्यान दे रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे इन द पार्क लिखा हुआ है, इसमें 3 शब्द तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई वर्ब नहीं है। उसी तरीके से मोर इजिली देन आई हैड थॉट, आपको शब्द समूह तो दिखाई दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई एक्शन वर्ड है। टू वॉच लिखा तो है, 2 शब्द में है, लेकिन ना इसमें सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है। द स्नेक एक शब्द तो है, यानी कि 2 शब्द इसमें ऐड हुए हैं, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है ना कोई वर्ब है। तो फ्रेज को आप इस तरह से समझें कि शब्दों का समूह तो होता है, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रेज क्या होते हैं? इसके 5 फ्रेजेस होते हैं, यानी कि 5 काइंड्स होते हैं। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक-एक करके हम सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन फ्रेज, इसका डेफिनेशन पहले देखें। अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा फ्रेज जो फंक्शन करता हो, जो कार्य करता हो किसी नाउन के रूप में किसी भी सेंटेंस में। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए। द ब्यूटीफुल रेड रोज स्मेल्स गुड। अब आपको मैं यहाँ पर लिख करके समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द ब्यूटीफुल रेड रोज लिखा है, रोज लिखा हुआ है। तो रोज क्या है? रोज क्या है? यह एक, रोज जो है यह एक नाउन है। सॉरी, हैंडराइटिंग में थोड़ा सा एरर है। आप देखिए, रोज क्या हो गया? नाउन हो गया। इसमें आप देखिए कि लिखा है द ब्यूटीफुल रेड। द ब्यूटीफुल रेड, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? यह नाउन को के लिए आए हुए हैं कि रोज कैसा है? द ब्यूटीफुल रेड है। तो आप ध्यान दीजिए कि नाउन को अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन उस नाउन के पहले है, तो उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस में आप देखिए, अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑलवेज सक्सीड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट जो है यह भी नाउन है। स्टूडेंट क्या है? यह भी नाउन है। और इसके लिए ही क्या आया है? अ हार्ड वर्किंग आया हुआ है। तो यहाँ अ हार्ड वर्किंग क्या है? नाउन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नाउन फ्रेज समझ में आ रहा है कि नाउन से, नाउन के लिए अगर उसके आगे 2 या 2 से अधिक शब्द हैं और वो नाउन को ही डिनोट कर रहे हैं, तो वो सारे शब्द नाउन फ्रेज कहे जाएंगे। अब आते हैं वर्ब फ्रेज पर। वर्ब फ्रेज का डेफिनेशन क्या है? अ फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ द मेन वर्ब अलोंग विथ वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें आप ध्यान दीजिए, ऐसा फ्रेज जिसमें मेन वर्ब होता है, साथ ही साथ एक या एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स भी शामिल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें आप ध्यान दीजिए
कि इसमें जो मेन वर्ब है वो है वर्किंग, और वर्किंग के आगे आप देख रहे हैं कि हैज लगा है, बीन लगा है। ये दोनों क्या है? यह दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं और वर्किंग के आगे लगे हुए हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज बोलेंगे। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस ध्यान दीजिए, दूसरा सेंटेंस में लिखा हुआ है दे विल बी कमिंग सून। इसमें मेन वर्ब क्या है? कमिंग, और इनके आगे क्या आया है? विल और बी, और यह दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हम लोग इन्हें क्या कहेंगे? अब आप इनको ध्यान दीजिए, अब आप इनको क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज बोलेंगे, यानी विल बी कमिंग क्या हो गया? विल बी कमिंग वर्ब फ्रेज हो गया, और पहला सेंटेंस में हैज बीन वर्किंग क्या हो गया? वर्ब फ्रेज हो गया। आगे बढ़िए। Adjective phrase, a phrase that contains as an adjective and describes a noun or pronoun। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है और किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करता है। एग्जाम्पल्स, द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर इज माई फ्रेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा द गर्ल, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल, और उसी के लिए क्या है? विद लॉन्ग हेयर, यानी कि वो लड़की जो है जिसके लंबे बाल हैं, इज माई फ्रेंड। तो अब यह गर्ल का एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? विद लॉन्ग हेयर। अब द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, तो आप ध्यान दीजिए, विद लॉन्ग हेयर क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, क्योंकि वह किसके लिए आया है? गर्ल के लिए, और गर्ल क्या होती है? नाउन होती है। उसी तरीके से आप दूसरा सेंटेंस देखिए, द बुक ऑन द टॉप। द बुक ऑन द टॉप में आप ध्यान दीजिए कि द बुक क्या है? नाउन है, और उसी के लिए बताया ऑन द टॉप शेल्फ, यानी ऑन द टॉप शेल्फ क्या हुआ? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इसी बुक के लिए आया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? सॉरी, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऑन द टॉप शेल्फ को ही बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यह किसके लिए आया है? द बुक, जो कि नाउन है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब फ्रेज। इसका डेफिनेशन क्या है? अ फ्रेज दैट कंटेन्स एज एन एडवर्ब एंड मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी इस फ्रेज में क्या होता है? इस फ्रेज में यह फ्रेज ऐसे कार्य करता है जो किसी एडवर्ब के रूप में कार्य करता है, जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो। एग्जाम्पल में, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस में इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पोक क्या है? स्पोक क्या है? स्पोक है वर्ब। स्पोक क्या है? वर्ब। अब इसी के लिए बताया गया है कि स्पोक किस तरह से हो रहा है? इन अ लाउड वॉइस। किस तरह से हो रहा है? इन अ लाउड वॉइस। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विथ ग्रेट केयर। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि इसमें लिखा है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है, और इस कंप्लीट को ही आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में दिया गया है कि पूरा हुआ है प्रोजेक्ट। तो कैसे पूरा हुआ है? विद ग्रेट केयर, और विद ग्रेट केयर क्या हो गया? विद ग्रेट केयर जो हो गया वह क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको एडवर्ब फ्रेज समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो फ्रेज का काइंड है प्रेपोजिशनल फ्रेज। यह क्या होता है? अ फ्रेज दैट बिगिंस विद द प्रेपोजिशन एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसका मतलब क्या है? ऐसा फ्रेज जो किसी प्रेपोजिशन के साथ शुरू होता है और कार्य करता है एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में। एग्जाम्पल से समझिए, द कैट इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन है अंडर, और अंडर जो है किसके साथ आया है? द टेबल के साथ, और टेबल क्या है? नाउन है। द टेबल क्या है? नाउन है। तो अब ध्यान दीजिए कि इस टेबल जो है, टेबल के पहले आया है प्रेपोजिशन, तो यह क्या हो गया? अंडर द टेबल क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। उसी तरीके से ही लिव्स नियर द रिवर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है? एक प्रेपोजिशन है नियर, और यह नाउन के पहले आया हुआ है, तो यह किसको क्वालिफाई कर रहा है? इसी नाउन को कर रहा है, रिवर को, इसलिए नियर द रिवर क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो यह लास्ट टाइप था प्रेपोजिशनल फ्रेज,